शकील अहमद साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। बजट के हवाले से इनसे अपडेट लेते हैं। शकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि बजट किस शक्ल में पास हुआ, कुछ तरामीम आई या एज इट इज? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। तरामीम कुछ आई हैं। 18,771 अरब का ये बजट जो है वो पास किया गया है और 15,264 अरब एफपीआर का हदफ है। आईएमएफ के दबाव पर ये टारगेट सेट किया गया और अगर ये रेवेन्यू अदा पूरे ना हुए तो फिर आईएमएफ से ही वेवर या रियायत मांगना पड़ेगी। कुछ चेंजेस जरूर की गई हैं। $200 तक के दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स में बड़ी कमी की गई है। कुछ पैक शुदा अशिया की कीमतें सेल्स टैक्स बढ़ने से महंगी हो सकती है क्योंकि थर्ड शेड्यूल में शामिल कर दी गई है। 18% जीएसटी जिस पे लगता है। तीन चार बड़े खर्चे हैं, अगर वो हो गए तो हुकूमत के पास कुछ नहीं बचेगा। 7,000 अरब से ज्यादा का फिर कर्जा लेना पड़ेगा खर्चे पूरे करने के लिए। जो डेट सर्विसिंग के लिए 8,000 अरब से ज्यादा, फिर डिफेंस के लिए 3,000, सब्सिडी के लिए 1 ट्रिलियन से ज्यादा, इसी तरह सिविल एक्सपेंडिचर्स और पेंशन के लिए 1 शकील ट्रिलियन साहब, से तेईस ज्यादा। सौ 2300 अरब के नए टैक्सेस इकट्ठे करने हैं इस साल से जाएं तो 13,000 से आपको 15,264 इकट्ठा करना है, तो कम बेश 2300 जी अरब बन जाता है। उसमें अगर आपकी वो बनाए जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का बनाए तो उस हिसाब से ये काफ़ी कुछ 600-700 अरब की गैप बनती है। ये बाकी 600-700 अरब कहाँ से आएंगे? देखिए, ये मिनी बजट लाना पड़ेगा क्योंकि इस बार तो गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी कि एफपीआर भी कि हम मिनी बजट लाए बगैर हमने टारगेट अचीव कर लिया 99%, लेकिन वो 2 बार रिवाइज किया गया था हदफ। आपको पता है कि 14,131 अरब हदफ था, फिर 13,000 पे लेके आए 2 दफा रिवाइज करके। तो अगले साल भी इसी तरह की सिचुएशन होगी। मिनी बजट नहीं लाएंगे तो मलिक साहब ये आईएमएफ से वेवर लेना पड़ेगा, रियायत लेनी पड़ेगी, उनकी मिन्नतें करना पड़ेंगी क्योंकि सारे लोग ये कह रहे हैं, एफबीआर के ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक टारगेट है 15.2 ट्रिलियन का। तो यही सूरत हाल है। टैक्सेस लगाए गए हैं और कुछ इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं और कुछ नए टैक्सेस लगाए गए हैं। तो बोझ तो आएगा लोगों के ऊपर, लेकिन ये अचीव ना हुआ तो फिर मजीद मेजर्स यानी मिनी बजट की शक्ल में भी आ सकते हैं। और इसके लिए अगले साल के स्टार्ट में भी कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बार तनख्वाह तबके को कोई 52 अरब का रिलीफ दे दिया गया है, प्रॉपर्टी सेक्टर को 115 अरब का। लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो छोटे मुलाजमीन को कोई रिलीफ नहीं मिला और छोटा जो तबका है उसको भी रिलीफ नहीं मिला। हायर सैलरी स्लैब को जरूर रिलीफ दिया गया है, इंडस्ट्रियल्स को, इसके अलावा एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया गया है। तो ओवरऑल देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, हमने पेश किया है। लेकिन इसके लिए अगर ग्रोथ का टारगेट देखें तो वो 4% है, तो वो कोई बड़ा एम्बिशियस टारगेट नहीं है। इस साल जो टारगेट सेट किया गया था उससे भी कम टारगेट है। तो एक्सपोर्ट कैसे आएगी? जब आप 4% टारगेट जो रख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ का, तो आप तो खुद एक बहुत कम टारगेट रख रहे हैं। तो अगर आप 5% रखते या उससे ज्यादा रखते तो फिर हम समझ आते थे कि इकोनॉमी ग्रो करेगी शकील और साहब, लोगों का अभी बिजनेस आपने ग्रो कहा कि करेगा। लेकिन कुछ तरमीम की गई है जिसके तहत जो पैक्ड आइटम्स हैं, जो इसके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंटेड होगी उसके ऊपर जीएसटी आयद होगा। तो उसके ऊपर तो सुनने में जी आ रहा है क्योंकि 90 अरब से जायद एडिशनल कलेक्शन है। कौन कौन सी आइटम्स हैं उसमें, कुछ जेन में है? कोई बड़े बड़े आइटम कौन से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े बड़े आइटम्स हैं, घरेलू इस्तेमाल की अशिया है, उसमें क्रॉकरी भी है, उसके अंदर बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो पैक्ड शक्ल में आते हैं, उनके ऊपर 18% जीएसटी लग जाए। अब एक्चुअली थर्ड शेड्यूल में शामिल करने का मतलब ये है कि जब उस पर प्रिंटेड प्राइस लिखेगी रिटेल पैकिंग के ऊपर, तो फिर वो लोग जो जो प्रोड्यूसर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कंपनियां हैं, वो पास ऑन कर देंगी कंज्यूमर्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली बोझ एंड कंज्यूमर पे ही आएगा। गवर्नमेंट की किटी में पैसा जरूर आ जाएगा जीएसटी की मद में, लेकिन जो अशिया है वो महंगी हो जाएंगी। तो इसके अंदर बेशुमार आइटम्स हैं। 21 हमें बताया गया है कि मेन जो शेड्यूल है उसके अंदर शामिल है चीजें जो ऐड की गई हैं, लेकिन उसके अंदर फिर जो सब हेडिंग्स हैं, सब जो सेगमेंट्स हैं, वो काफी ज्यादा बन जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में। तो उसमें खाने की पीने की अशिया है, घरेलू इस्तेमाल की है, चिकन की है, जो किचन के आइटम्स हैं, और इसके अलावा बाकी अशिया हैं। तो ये सारे आइटम्स जब महंगे हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो बोझ जो है वो कंज्यूमर्स को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसी तरह का बजट जो बिल्कुल पेश सही। किया गया है। क़ारी साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमें पाकिस्तानियों को जोड़ के रखना चाहिए, बजाय को बताएं कि वो पाकिस्तानी हैं या नहीं है। वो पाकिस्तानी हैं तो वो कश्मीरी हैं या पोठोहारी हैं। इस तरह की तकसीम से अगर बच के आगे निकल सके तो ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे हैरानगी है कि ख्वाजा आसिफ सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर सियासतदान हैं और खुद कश्मीरी हैं। तो उन्होंने इस वक्त जो कश्मीर की खास तौर पे सूरत हाल है, किसी वक्त सटायर के तौर पे बात करते हुए या किसी कश्मीरियों के साथ मुकालमा करते हुए आप बात कर जाए तो और बात है, लेकिन आज कश्मीरी जो एक मूवमेंट है वहाँ पे और लोगों के अंदर जो उसकी एक सूरत हाल है वहां पे, और सबसे ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन भी उसी एरिया में है। अगर आप उन लोगों को ये कहें कि मैं आपको पूरा कश्मीरी ही नहीं मानता, तो ये तो यकीनन इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। और इसके नतीजे में
जो इस वक्त वहाँ सूरत हाल ऑलरेडी बहुत बिगड़ी हुई है, या हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन या परेशानी का बायस है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर पाकिस्तानी के लिए, हर कश्मीरी के लिए, तो उस पर आग डालने का या आग लगाने का या तेल उस पर छिड़कने की तो कोशिश नहीं करनी चाहिए। और खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब जैसे बंदे को, जो एक बहुत जिम्मेदार पोजीशन में बैठे हैं, उनको तो बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज ये बात नहीं करते, आज हम कश्मीरियों के साथ खड़े नहीं होते, बाकी जमातें वहां खड़ी नहीं होती, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हम उनकी जायज डिमांडें भी पूरी, हम तो नाजायज डिमांडें भी पूरी कर रहे हैं। इसके बावजूद वहां पे एक उभार है, और अवामी उभार को ठंडा करना जरूरी होता है, उसको फ्लेम देना जरूरी नहीं होता। इसीलिए आज चेयरमैन साहब ने तल्ख बातें की हैं और दुरुस्त बातें की। खैर साहब, आपने एक गुज़श्ता प्रोग्राम में बोला था कि एक तजवीज़ हमारी तरफ से आई थी, आपकी तरफ से शायद, या आपकी जमात की तरफ से, कि जो 12 महाजरीन की सीटें हैं इनको 6 कर देते हैं और वो आइन के अंदर तरमीम कर ली जाए। मेरा ख्याल में बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही होनी चाहिए, क्योंकि 12 के ऊपर तनाज़ा है तो उस तनाज़े को समेटने की कोशिश करें। नदीम साहब, एक तो ये इशू है कि ये खाली एक कमेटी या लोगों के एक उभार के नुमाइंदों को उनके जितने मुतालबे मान ली गए, मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में और उनके मुंह पे भी ये बात कही कि आपके वो मुतालबे भी माने गए या जायज नहीं थे, लेकिन आपके मुतालबात उस वक्त अवामी दबाव में थे, हुकूमत वक्त में मान लिए, अच्छा किया कि मामला को ठंडा किया जाए। लेकिन आप ये जो मुतालबा कर रहे हैं नदीम साहब, हम सिर्फ आजाद कश्मीर के लोगों को जवाबदेह नहीं है, हम कश्मीर की टोटल रियासत, मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी जवाबदेह हैं। कोई ऐसा फैसला जिससे मकबूजा कश्मीर के लोगों का दिल दुखे, जिससे उनको तकलीफ हो, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने उनको बार बार ये बात कही, और ये कहना, ये बात दुरुस्त है कि पूरे कश्मीर के अंदर जो रावलाकोट या पुंछ डिवीजन है, यहाँ पे क्योंकि आजादी कश्मीर की लड़ाई बेहतर लड़ी गई, कोटली का भी जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहां पे भी बहुत लोगों की कुर्बानियां थी। बाकी यकीनन बाकी कश्मीर के लोग तो अपने घरों में आबाद थे। मकबूजा कश्मीर के वो महाजरीन जो आज पाकिस्तान में बैठे हैं, वो तो लुटे पुटे आए, वो तो उस कत्लो गारत जो हिंदुस्तानी फौज ने वहां की थी, उसके नतीजे में बेचारे महाजर हुए। तो हमने, पाकिस्तान के अवाम ने, हुकूमत ने न सिर्फ आजाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करनी है, हमने मकबूजा कश्मीर के लोगों की भी नुमाइंदगी करनी है। ये बात हमने उनको बार बार समझाई और कहा कि भाई अगर आपका कोई मुतालबा जायज है तो अब देखिए, सिर्फ सीटों का इशू नहीं है नदीम साहब, सीटों का तो हमने उन्हें कहा था कि हम जिस तरह आजाद कश्मीर के अंदर 1 लाख के ऊपर एक सीट है, इसी तरह हम वहां भी एक फार्मूला बना लेते हैं, लेकिन ये इस कमरे में बैठ के नहीं बन सकता। उसकी बाकी सियासी जमातें भी स्टेक होल्डर हैं, हमें उनसे मशावरत करनी है, हमें फॉरेन ऑफिस से मशावरत करनी है, हमें 5-6 दिन एक्सटेंशन करके अपने डेडलाइन को बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि 1 सेकंड नहीं बढ़ेगी। हमने उन्हें कहा कि यार आप एक मुतालबा कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के महाजरीन जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके बच्चों को जो कश्मीर के सब्जेक्ट के तौर पे दाखिले मिलते हैं पाकिस्तान के या कश्मीर के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, आप कह रहे हैं वो भी खत्म करें, आप कह रहे हैं उनको नौकरियां भी खत्म करें। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? किस तरह हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को मुंह दिखाएंगे? क्या उनको जवाब देंगे? इसलिए हमने उनको कहा कि जो भी एक सोल्यूशन है, उन्होंने कहा कि आप इसको कश्मीर काउंसिल में रख लें। हमने कहा इसके लिए भी हमें कश्मीर की जमातों से मुशावरत करनी है, आप अकेले तो नहीं है। और अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने एक हल अपने तौर पे जो सोच रखा है वही फाइनल हल है, जिसके लिए वो कहते हैं जी हम लड़ेंगे और मरेंगे, सब कुछ करेंगे, बाकी सारे मुतालबे तो मानेंगे। 2-3 मुतालबे हैं जो लॉजिकली भी पूरे नहीं हो सकते थे, जिस तरह मीरपुर का एयरपोर्ट था, उसको सिविल एविएशन ने अप्रूव नहीं किया, इस तरह कुछ और चीजें। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर आप कश्मीर काउंसिल वाला मुतालबा कर रहे हैं तो हमें मशावरत तो करने दें, हमें टाइम तो दें। अगर आप बंदूक के जोर पे ये बात कहें तो मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात कहूंगा, उन्हें चाहिए कि वो आए, इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लें, असेंबली के अंदर आए और वहां और जाएं कश्मीर के लोगों के पास, अपना एजेंडा उनके सामने ओपन करें और उन्हें कहें कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर ये कुछ करना चाहते हैं। अगर कश्मीर के, आजाद कश्मीर के लोग उनको वोट देते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम कौन होते हैं फिर आजाद कश्मीर जाने और मकबूजा कश्मीर जाने। लेकिन हम
पाकिस्तान के लोग, मैं सियासी जमात किसी का जिक्र नहीं कर रहा, सारे पाकिस्तान के लोग, हम आजाद कश्मीर के भी नुमाइंदा हैं, उनको भी जवाब दे हैं, हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी जवाब दे हैं, जो एक तवील अरसे से पाकिस्तान के साथ इल्हाक की अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और वो अजीम कुर्बानियां जो जानों से बढ़ के इज्जतों और आबरूओं की कुर्बानियां हैं, वो उन्होंने दी हैं। हम इन कमेटी के मेंबरान के साथ लिटरली, नदीम साहब, मैंने कहा था, मैं आखिरी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था कि मैं जिंदगी में कभी नहीं कर सकता, मैंने कहा आई बेग यू, हमें 6-8 दिन दे दें, हम चाहते हैं कि मामले का हल निकले, लेकिन उन्होंने कहा जी 1 सेकंड नहीं बढ़ेगा।